सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन ए न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, या हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण होता है इसका कण प्रकृति। दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति या कण प्रकृति। तो दोस्तों, हमने इसके बारे में तरंग प्रकृति के बारे में देखा था। तो अगर आपने तरंग प्रकृति और साथ में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है वो वीडियो नहीं देखा है, तो इसका लिंक, दोनों वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति साथ में स्पेक्ट्रम वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो ये जो टॉपिक होता है वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो। इसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। दोस्तों, हम बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरणों की कण प्रकृति। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी विद्युत चुंबकीय विकिरण की हमने तरंग प्रकृति के बारे में देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है उसकी अगर हम बात करेंगे तो जब आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, तो आवेशित कण को जब त्वरित करने से जो किरणें होती है वो तरंग के रूप में, वेव के रूप में फ्लो करती है आगे, यानी कि वो एक तरंग के रूप में जाती है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है या हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है वो तरंग के रूप में जाती है, वेव के रूप में। लेकिन दोस्तों, फिर आगे हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, देखिए सिंपल से याद रखिए, मैंने ये पढ़ा दिया है फिर भी। तो पहले हो जाएगा दोस्तों गामा किरणें, इसके बाद हो जाता है एक्स किरणें, इसके बाद अल्ट्रावायलेट, दृश्य क्षेत्र, माइक्रोवेव, अवरक्त तरंगे और रेडियो तरंगे। तो ये कई प्रकार की होती है और साथ में मिलकर के दोस्तों एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेक्ट्रम बनाते हैं। आपने देखा था दोस्तों लेक्चर नंबर 13 में, आपको ये 14 है तो 13 में आपको मैंने बताया था कि जो रेडियो तरंगे होती है वहाँ से लगा करके, रेडियो जो तरंगे होती है वहाँ से लगा करके हम गामा तरंगे तक जाते हैं तो आवृत्ति होती है वो बढ़ती है। क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति बढ़ती है। मैं इसको वापस से बता रहा हूँ, हालांकि मैंने बता दिया है फिर भी। तो रेडियो तरंगे होती है, उधर से लगा करके हम गामा तरंगे होती है या गामा जो किरणें होती है, ठीक है, किरणें बोलो तरंगे बोलो, उधर तक जाते हैं तो क्या होता है? आवृत्ति बढ़ती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाते हम, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो दोस्तों हर्ट्ज में बढ़ती है। तो हमने बात की थी कि जो गामा तरंगे होती है साथ में एक्स किरणें जो होती है, एक्स किरणें जो होती है, इसके बाद अल्ट्रावायलेट जो होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ समझ ली। अब यहाँ पर ये है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो प्लैंक, मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक, जो कि जर्मन वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो एक तरंग के रूप में तो होती है, लेकिन दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो एक ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। ऊर्जा के छोटे छोटे एक पैकेट के रूप में आती है, या फिर पैकेट के रूप में बाहर निकलती है। पैकेट के रूप में आती है या फिर पैकेट के रूप में दोस्तों बाहर निकलती है। ठीक है, ये आ रही है, यानी कि इसको बोल सकते हैं अवशोषित, किसी वस्तु के अंदर हम बात करेंगे तो, ठीक है, अवशोषित। ये बाहर निकल रही है तो ये हो जाएगा उत्सर्जित। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती दोस्तों, उनका अवशोषण या फिर इनका उत्सर्जन होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। देखो सिंपल सी बात है, जब हम एक तरंग के रूप में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सतत। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है सतत रूप में, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं करके वो असतत, यानी कि डिस्क्रीट के रूप में दोस्तों, कैसे? डिस्क्रीट के रूप में आगे फ्लो करती है या आगे बढ़ती हैं, यानी कि इनका जो उत्सर्जित होना या फिर अवशोषण होना, मतलब सिंपल सी बात, उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है। किसके रूप में?
असतत के रूप में। असतत का मतलब होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में। इन पैकेट को दोस्तों उन्होंने एक नाम दिया जो कि है क्वांटा। क्या नाम दिया उन्होंने? क्वांटा। अगर हम इसको प्रकाश से, लाइट से रिलेटेड देखा जाए, इसके संदर्भ में अगर देखें, यानी कि लाइट से देखें, प्रकाश से संदर्भ में देखें, तो फिर इनको आगे नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया दोस्तों? फोटोन नाम दिया। सिंपल सी बात है, वापस एक बार समझो, पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है, यह विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण बोला, लेकिन अगर शॉर्ट में कहा जाए तो विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट जो एनर्जी होती है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो रेडिएंट जो एनर्जी होती है वो सतत रूप में उत्सर्जित या अवशोषित नहीं की जा सकती। तो सतत रूप में मतलब ये सतत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, सिंपल तरंग के रूप में आ रही है वो। तो सतत रूप में अवशोषित या उत्सर्जित नहीं की जा सकती है, बल्कि इनका उत्सर्जन या अवशोषण असतत रूप से। असतत का मतलब होता है ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होता है इनका उत्सर्जन या अवशोषण, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्वांटा कहते हैं। आगे समझे, प्रकाश के संदर्भ में ये ऊर्जा के बंडल फोटॉन्स कहलाते हैं। आपको मैंने बताया, अगर इसको लाइट के संदर्भ में देखते हैं, प्रकाश के संदर्भ में देखते हैं दोस्तों, तो क्वांटा को क्या नाम देते हैं? फोटोन नाम देते हैं। फोटॉन्स या फोटोन नाम देते हैं। सिंपल सी बात है। अब आपको मैंने एक बात और बताई थी, जैसे हम रेडियो तरंग से आगे गामा तरंग या गामा किरणें की ओर जाते हैं, हालांकि तरंग अच्छा बोलना नहीं है, गामा किरणें बोल दो, सिंपल है। तो गामा किरणें होती है उसकी ओर जाते हैं, मतलब राइट टू हम लेफ्ट जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको आवृत्ति बढ़ती हुई नज़र आती है। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक क्वांटा या फिर हम जो बात करें उसकी ऊर्जा एनर्जी होती है, वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। सिंपल सी बात है कि दोस्तों यदि यहाँ पर जो असतत के रूप में आ रही है जो रेडिएंट एनर्जी जो असतत के रूप में आ रही है, अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? ज़्यादा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। यानी कि दोनों कैसे होते हैं? आपस में समानुपाती होते हैं। आपस में क्या होते हैं दोस्तों? समानुपाती होते हैं। अब इसका हम आगे डेरिवेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर प्रत्येक क्वांटम होता है, क्वांटम किसको बोला है? क्वांटम हमने ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, यानी कि विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी, जो कि एक डिस्क्रीट के रूप में, यानी कि असतत के रूप में आ रहे, उसको बोल रहे हैं, ठीक है, असतत के रूप में आ रहे उसको बोल रहे हैं। तो इसका क्वांटा जो होता है, एनर्जी के जो भी बंडल है वो उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी न्यू के समानुपाती होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ई होगा वो समानुपाती होगा दोस्तों न्यू के। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ से कोई कांस्टेंट आएगा, जो कि कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों एच और न्यू। इस एच को दोस्तों हम बोलते हैं प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, ई बराबर एच यू। यहाँ पर न्यू क्या है? तो न्यू है दोस्तों आवृत्ति। यहाँ पर न्यू क्या है? तो न्यू है आवृत्ति, क्योंकि न्यू है आवृत्ति। और आवृत्ति का एक सूत्र होता है जो कि होता है प्रकाश का वेग, इसको दर्शाते हैं c से डिवाइड बाय तरंग दैर्ध्य, तरंग
दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। तो आगे न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी ओपन लैम्ब्डा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम न्यू की जगह इस न्यू का मान रख देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा एच, न्यू की जगह ये पूरा लिखना है तो सी डिवाइड बाय लैम्ब्डा। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? तो दो फॉर्मूले हो जाएंगे जो कि ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर कौन कौन क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। ई हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा, ई हो जाएगा ऊर्जा, सी हो जाएगा प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग या चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्ब्डा हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। अब इसमें प्लैंक कांस्टेंट होता है, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है, और इसका मान एक फिक्स होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसका मान फिक्स होता है एच प्लैंक कांस्टेंट का, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा मान फिक्स होता है। इसमें सी भी कांस्टेंट होता है हालांकि, तो इसका भी मान फिक्स सही है, प्रकाश का चाल या वेग। तो ये यहाँ पर दोस्तों डेरिवेशन है या ये फॉर्मूला है किसका, प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी का। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी जो होती है इसका ये फॉर्मूला है। आ गई बात समझ में? एक बार वापस समझिए फिर मैं आगे इसको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बार इसको वापस से समझते हैं ताकि क्लियर हो सके। मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण या जो भी रेडिएंट एनर्जी होती है वो इनका जब अवशोषण होता है, अवशोषण का मतलब होता है ना, कोई भी वस्तु है उसमें खींच रहा है वो विकिरण को। अब विकिरण या तरंग होती है उसको, बट यहाँ पर तरंग नहीं मानना, इसको क्या मानना है, कण मानना है। ये ध्यान रखना है इस बात को। या फिर उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकल रही है, ठीक है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो इनका उत्सर्जन या फिर अवशोषण होता है वो सतत के रूप में नहीं होता है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, मतलब कि एक लाइन की तरह, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक तरंग के रूप में, सतत रूप में नहीं होता है। किस में होता है, तो असतत होता है। असतत का मतलब होता है कि छोटे 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 दोस्तों इसमें ऊर्जा के क्या हो जाएंगे, बंडल होगा, उसके रूप में इनका उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। ठीक है, अब इन बंडलों को उन्होंने एक नाम दिया, क्वांटा नाम दिया। ठीक है, अगर इस क्वांटा को लाइट को समझे या लाइट के संदर्भ में समझे, जैसे ये लाइट है उसको संदर्भ में समझे, तो इनका नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया, फोटोन। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो क्वांटा है या जो भी आ रही है ऊर्जा, वो ऊर्जा इसकी आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो कहने का मतलब इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, या फिर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी आवृत्ति उतनी होगी। तो आपस में एनर्जी और आवृत्ति कैसे होते हैं, समानुपाती होगी। मैंने आपको बात बोली थी कि जैसे हम रेडियो तरंग से जाते हैं दोस्तों, जब हम रेडियो तरंग से जाते हैं दोस्तों अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण या एक्स किरणें या फिर गामा किरणें की ओर, तो वहाँ पर एनर्जी बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है। तो दोस्तों इसलिए दोनों आपस में समानुपाती हो गए, जिसको समानुपाती को हम ऐसे लिखते हैं, और बाद में इसका एक हम आगे ये चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का, तो कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक बोलते हैं। और प्लांक नियतांक का मान फिक्स होता है। बाद में दोस्तों हम आगे समझेंगे इसको, हालांकि ये भी यहाँ पर ठीक है, बट आगे जो आवृत्ति होता है इसका अपना एक फॉर्मूला होता है सी ओपन लैम्ब्डा, जिसको उसकी जगह पर रख देंगे न्यू की जगह पर, तो सी बटा लैम्ब्डा हो जाएगा। और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। क्या बन जाएगा, ई बराबर, सॉरी थोड़ा सा नीचे इसको लिखते हैं, ई बराबर एच सी ओपन लैम्ब्डा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात और है कि जो भी यहाँ पर जो क्वांटम है इसकी बात करें,
या हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, विद्युत चुंबकीय विकिरण या जो भी विकिरण ऊर्जा है, उसकी जो कुल मात्रा है वो इस वस्तु के क्वांटम के पूर्णांक के रूप में होती है। तो मैं इस बात को लिखता हूँ, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा इस क्वांटम या क्वांटा के पूर्णांक होती है, पूर्णांक होते हैं, ठीक होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लेकर के इसको आगे लेंगे हम यहाँ पर काम में। तो E बराबर हम लिख सकते हैं ऊर्जा के पूर्णांक होती है। इसका मतलब पूर्णांक को दोस्तों हम n से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा n यहाँ पर लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला लिख देंगे h न्यू, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई बात नहीं है, जो n होता है एक पूर्णांक होता है जिसका मान 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो सकता है। हालांकि ये बात इतनी ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ तक खास है, बट ये चीज़ है तो दे रखी है। कोई भी वस्तु है उसमें जो भी उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है उसकी कुल मात्रा होती है वो उसके क्वांटम के पूर्णांक के रूप में होती है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और है कि जो प्रकाश ऊर्जा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का जो भी क्वांटम है, प्रकाश ऊर्जा का जो भी क्वांटम है उसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। ये तो आपको पता है, अभी मैंने बताया। लेकिन जो ऊष्मा ऊर्जा है उसका जो भी क्वांटम है या क्वांटा है उसको बोलते हैं फोनॉन। क्या बोलते हैं? फोनॉन, ठीक है। फोटोन नहीं है, फोनॉन लिखा है। तो प्रकाश ऊर्जा होती है उसके क्वांटम को फोटोन कहते हैं और ऊष्मा ऊर्जा के क्वांटम को फोनॉन कहते हैं। एक और बात है कि यहाँ पर फोटोन होता है, कोई वस्तु नहीं होता है दोस्तों, एक ऊर्जा का पैकेट होता है, वो मैंने आपको अभी बताया था, जिसका स्थिर द्रव्यमान 0 होता है। लिखो, इसका स्थिर द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन वस्तु नहीं है, वह ऊर्जा का पैकेट है और जिसका स्थिर द्रव्यमान 0 होता है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास में। आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।